डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों की चर्चा शुरू करूंगा। और जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि उससे यूपीएससी की परीक्षा में या सिविल सेवा की परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि थॉमस हॉब्स से यूपीएससी की परीक्षा में अब तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज लग जाए कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों को दिमाग में रखकर इस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये प्रश्न आपके सामने हैं। इसमें आप देखें कि 2011 में 2011 में जो प्रश्न है ये 150 वर्ड्स का प्रश्न है। ये सीधा सीधा प्रश्न है, एक व्यक्तिवादी के रूप में हॉब्स, कि हॉब्स को कहाँ तक एक व्यक्तिवादी विचारक के तौर पे देखा जाता है या कहाँ तक हॉब्स को एक व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये इन्होंने पूछा है। तो जब हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि हॉब्स को कहाँ तक व्यक्तिवादी मानना उचित होगा या नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है ये 2013 में है। ये प्रश्न भी आप देखोगे तो 150 वर्ड्स का है। और ये जो प्रश्न है इसमें हॉब्स का ही एक कथन है, हॉब्स के द्वारा कहा गया एक वाक्य है, एक स्टेटमेंट है या एक कोटेशन है। वो क्या है कि बिना तलवार मात्र प्रसंविदाएं कोरे शब्द हैं जिनमें किसी को सुरक्षा देने की शक्ति नहीं होती। बिना तलवार मात्र प्रसंविदाएं का मतलब समझौते से है या कॉन्ट्रैक्ट से है, वो शब्द मात्र है जिनमें किसी को सुरक्षा देने की शक्ति नहीं होती। तो जब हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे और उसमें जो उसका सबसे प्रमुख जो उसका सिद्धांत है, जिसे हम राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं, जब उससे आप पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में ही इस कथन को कहा गया है। तो फिर आप इस कथन का जो अर्थ है वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो प्रश्न है ये 2016 में पूछा गया है। अगेन आप देखेंगे कि ये भी 150 वर्ड्स का ही प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मैं और मेरे सहमानव कैसे व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो ये बात पूछी जा रही है कि मैं और मेरे जो साथ के लोग हैं वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर में पाते हैं। तो जब आप हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्राकृतिक अवस्था की विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे इसी प्रश्न में उन्होंने पूछा है, यह लिखा है कि और हमारा यह व्यवहार सहज पूर्वानुकूलता के विषय में क्या कहेगा। थॉमस हॉब्स, ठीक है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी देख लें। उसमें लिखा है कि हाउ वुड आई एंड माई फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी वर टू फाइंड अवरसेल्व्स इन स्टेट ऑफ नेचर एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर tell us about our innate predispositions। innate predispositions का मतलब होता है कि एक तरीके से जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। तो दो बातें इसमें हैं कि पहला तो ये है कि हम और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो अगर प्राकृतिक अवस्था में होते हैं तो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। और आगे जो इसमें पूछा गया है कि एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल अस, ये जो हमारा जो व्यवहार होगा वो हमें अपनी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, जो अनेट प्रेडिस्पोजिशंस का मतलब है जन्मजात प्रवृत्तियां, उसको यहाँ पे इन्होंने एक दूसरी हिंदी में लिखा है सहज पूर्वानुकूलता। तो वो एक तरीके से जो आपकी जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं वो हैं। तो हमारा ये जो व्यवहार होता है वो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में हमें क्या बताता है कि हमारे भीतर किस तरीके की प्रवृत्तियां हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, जब हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों को और खासतौर पर उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आप इसका बहुत आसानी के साथ में वहाँ पे उत्तर दे पाएंगे। बस आपको शब्दों में नहीं उलझना है। प्रश्न को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे
उसको डिकोड कर लेंगे तो आप आसानी के साथ में उसका उत्तर भी दे लेंगे। और 2017 में जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये इन्होंने पूछा है हॉब्स की राजनीतिक बाध्यता की धारणा, यानी जो हॉब्स का जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने पूछा है। तो देखिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक सवाल है, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। उस सवाल का मतलब ये होता है कि हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए या लोग शासक की आज्ञा का पालन क्यों करें। तो ये जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हमें राज्य की या सरकार की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं तो उन्होंने इस प्रश्न का अपने अपने तरीके से जवाब दिया है। उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो वही प्रश्न हॉब्स में भी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हॉब्स में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है या हॉब्स में राजनीतिक बाध्यता का प्रश्न क्या है, तो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि हॉब्स के अनुसार लोगों को राज्य की या शासक की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, वो किन तर्कों के आधार पर इस चीज को जस्टिफाई करता है। तो वही जो प्रश्न है वो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, वो उन्होंने पूछा है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न है इनको ध्यान में रखकर ही हमें हॉब्स को समझना है। बार बार आपको इन प्रश्नों को रिकॉल करना है, उनको अपने दिमाग में लाना है और लगातार इन पे चिंतन करते रहना है कि हम किस तरीके से इन प्रश्नों को एग्जाम में हैंडल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लिख लें विचारक का नाम, थॉमस हॉब्स। इनका जो समय है वो 1588 से 1679। यानी आपने देखा कि इसके पहले आपने मैकियावेली को पढ़ा, तो मैकियावेली को हमने एज ए फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे पढ़ा, और मैकियावेली जो है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी का विचारक था जो इटली का था। अब हम लोग जिस हॉब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये 16वीं और 17वीं शताब्दी के विचारक हैं, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर है या ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है। और ये जो इनके जो जन्म का जो वर्ष है ये 1588 जो वर्ष है, ये वही वर्ष है जिसे कि यूरोप के इतिहास में स्पेनिश आर्माडा का समय कहा जाता है। बल्कि हॉब्स ने भी लिखा है कि स्पेनिश आर्माडा के वर्ष में मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भय को। ठीक है, तो ये स्पेनिश आर्माडा क्या है? आर्माडा का मतलब आप समझते हैं, आर्माडा का मतलब जहाजी बेड़ा होता है, या जिसे आप नौसैनिक बेड़ा कहते हैं। तो जब भी आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं और जिसमें आप 2 राज्यों के बीच में संघर्ष की कहानियां पढ़ते हैं, तो उसमें जहाजी बेड़े का या नौसैनिक बेड़े का एक बड़ा विशेष महत्व होता है। बल्कि ये भी कहा जाता था, आज भी ये बात काफ़ी हद तक सही है, कि जिसका समुद्रों पे नियंत्रण होगा उसका जो है दुनिया पे नियंत्रण होगा। तो ब्रिटेन जहाँ का ये हॉब्स रहने वाला था, इंग्लैंड का, तो वहाँ का भी जहाजी जो बेड़ा था वो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन ये जो 1588 का जो वर्ष है, जिसे हमने कहा कि स्पेनिश आर्माडा के नाम से इसको जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो स्पेन का जो जहाजी बेड़ा था, जिसे स्पेनिश आर्माडा कहा गया, स्पेन भी यूरोप का एक देश है, उस जमाने में वो भी एक यूरोप की बड़ी शक्ति हुआ करता था। तो स्पेन के जहाजी बेड़े ने, जिसमें कि लगभग 130 जिसमें जहाज थे, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर हमला बोला। और उस समय की जो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो उनको वो हटाना चाहते थे। लेकिन फाइनली उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो ब्रिटिश सेनाएं थी, जो इंग्लैंड की सेना थी, उन्होंने जो है स्पेनिश सेनाओं को जो है हरा दिया। तो ये वही वर्ष था जिस वर्ष जो है स्पेन के जहाजी बेड़े ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। तो इसीलिए हॉब्स ने लिखा है कि
1588 के वर्ष में, यानी स्पेनिश आर्मडा के वर्ष में, मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भय। भय का मतलब फियर, ठीक है, क्योंकि वो वर्ष था जिसमें कि उसके देश के ऊपर आक्रमण हुआ, तो चारों तरफ जो जनता थी वो भयाक्रांत थी, वो डरी हुई थी। तो इसी चीज को उसने इस तरीके से एक वाक्य के रूप में कहा। बहरहाल, अब जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि अब तक हम लोगों ने जिन राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोग 5 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 परिस्थिति यानी कंडीशन, नंबर 2 वैचारिक पृष्ठभूमि यानी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, नंबर 3 प्रॉब्लम क्या है यानी समस्या क्या है, नंबर 4 अप्रोच क्या है या दृष्टिकोण क्या है, और नंबर 5 समाधान क्या है, निष्कर्ष क्या है या कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो इन 5 बिंदुओं की हम यहाँ भी चर्चा करेंगे हॉब्स के को ध्यान में रखकर, या हॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखें परिस्थितियां। तो हॉब्स की जब आप परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो उसमें ये तो हमने कहा कि उसका जन्म उस वर्ष में हुआ जिसमें एक देश ने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन मोटे तौर पे जब हम हॉब्स की परिस्थितियों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि हॉब्स की जो परिस्थितियां थी उस दौरान जो है ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो है सिविल वॉर था, वो गृह युद्ध था। और ये जो गृह युद्ध था ये किसके बीच में था? तो ये जो गृह युद्ध था ये वहाँ की जो पार्लियामेंट थी और वहाँ के राजा के बीच में था। ठीक है, ये एक तरीके से सर्वोच्च सत्ता की लड़ाई थी कि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या वहाँ का शासक सुप्रीम है। अब तक का जो इतिहास वहाँ का चला आ रहा था उसमें शासक सुप्रीम था, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ पे एक पार्लियामेंट आई। हाँ, ये उस तरीके की पार्लियामेंट नहीं थी जैसे आज की आप पार्लियामेंट देखते हैं, जिसमें कि जो है वहाँ की जो संपूर्ण जो वयस्क जो जनता होती है, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वो जो है मताधिकार का प्रयोग करके उस पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो उस तरीके से पूरी तरीके से वो इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं थी या सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनी हुई वो पार्लियामेंट नहीं थी, लेकिन वो पार्लियामेंट का इनिशियल फॉर्म था जो एक तरीके की असेंबली थी। तो उनके बीच में और वहाँ के राजा के बीच में सर्वोच्च सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा था। अब उस संघर्ष में क्या हुआ कि वहाँ का जो उस समय का जो राजा था जिसका नाम था चार्ल्स प्रथम, तो उसको जो है गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उसको मृत्युदंड दिया गया, यानी उसका सर कलम कर दिया गया। तो वो जो समय था, या अब टाइम के हिसाब से देखेंगे तो वो 1649 में ये हुआ जब वहाँ के राजा का सर कलम किया गया। और आप देख रहे हैं कि हॉब्स का जो जन्म है वो 1588 का है और उसकी जो मृत्यु है वो 1679 की है। यानी उसने जब वो जीवन की वो परिपक्व अवस्था में था तो उसी समय ये सारी घटनाएं वहाँ पे घटी। तो जाहिर सी बात है कि जिस इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ और वहाँ पे इस तरीके से लंबा सिविल वॉर चल रहा है जिसमें कि बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि लोगों का जो व्यवहार था वो पूरी तरीके से पाशविक था और अब बहुत दिल दहलाने वाली घटनाएं उसने अपने जीवन काल में देखी। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें उसने अपने जीवन काल में इंग्लैंड में देखी तो उसका जो असर था वो उसके राजनीतिक विचारों पे अवश्य पड़ेगा। या जैसे कि जब वो ह्यूमन नेचर की बात करेगा, जब वो मानव स्वभाव की बात करेगा और ये कहेगा कि मनुष्य स्वार्थी है या मनुष्य जो है कायर है, तो कहीं ना कहीं से उसकी परिस्थितियों का उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने मैकियावेली के संदर्भ में भी देखा कि मैकियावेली ने भी जो ह्यूमन नेचर की बात की अपने अनुभव के आधार पे की, तो उसके ऊपर भी उस समय की इटली की परिस्थितियों का प्रभाव था। तो वही चीज हम लोग हॉब्स के बारे में भी कह सकते हैं कि उसके विचारों पे भी उसके परिस्थितियों का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, मैकियावेली जो था वो उतना थ्योरेटिकल नहीं था। उसने जो बातें कही वो बिना किसी लपेट के कही, बिना किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कही। लेकिन हॉब्स को अगर आप देखेंगे तो उसने जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही तार्किक ढंग से और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। बल्कि आप यहाँ तक कह सकते हैं कि
हॉब्स शायद संभवतः सबसे ज़्यादा तार्किक है और सबसे ज़्यादा उसने व्यवस्थित तरीके से जो है अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया है बाकी अन्य विचारकों की तुलना में। ठीक है, तो परिस्थितियों के बारे में सिर्फ आप यही लिख लें कि इंग्लैंड में गृहयुद्ध था जिसमें वहां के राजा व संसद के बीच सर्वोच्च सत्ता को लेकर संघर्ष था। सर्वोच्च सत्ता को लेकर संघर्ष की मतलब उन दोनों में कौन सुप्रीम है, इस बात को लेकर झगड़ा था कि दोनों में किसकी बात को अंतिम रूप से माना जाए। और इसी संघर्ष में देखा गया कि 1649 में वहां के राजा या शासक चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे और जिससे ये बात आसानी के साथ आप कनेक्ट कर जाएंगे कि इन परिस्थितियों का स्वाभाविक रूप से हॉब्स के विचारों पे बहुत गहरा असर पड़ा और वो हम जब उसके विचारों को पढ़ेंगे तो वो बात वहां पे आपको दिखाई भी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की। वैचारिक पृष्ठभूमि, तो वैचारिक पृष्ठभूमि में आप ये देखेंगे कि हॉब्स के पहले ज्यादातर जो विचारक थे वो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत को मानते थे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि यूरोप के इतिहास में जब हम लोग मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल वो काल था जो मोटे तौर पे 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का समय था। तो मध्यकाल वो समय था जिसमें कि धर्म का बोलबाला था। ठीक है, जो धार्मिक सत्ता थी उसने जो है राजनीतिक सत्ता को रिप्लेस कर दिया था। उस दौरान भी जो झगड़ा था वो सर्वोच्च सत्ता को लेकर झगड़ा था कि सर्वोच्च कौन, चर्च सर्वोच्च है या राजा सर्वोच्च है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस दौर में दोनों जो सत्ताएं थीं, यानी जो धार्मिक सत्ता चर्च की थी या चर्च के प्रमुख पोप की सत्ता थी या दूसरी जो सत्ता थी राजा की सत्ता थी, तो ये दोनों जो सत्ताएं थी ये अपनी शक्ति का स्रोत ईश्वर को ही बताते थे। ईश्वर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, उनका दोनों का आपस में झगड़ा था, लेकिन उनको शक्ति कहां से मिली तो वो ये क्लेम करते थे कि शक्ति उनको ईश्वर से मिली, क्योंकि ये वो दौर था जिसमें कि कोई भी ईश्वर से इंकार नहीं कर सकता था या ईश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकता था। ठीक है, जब हम आधुनिक काल के शुरुआती दौर में पहुंचते हैं तो शुरुआती दौर में भी जो विचारक हुए, जिन लोगों ने जो है राजा की शक्ति का समर्थन किया, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे विचारक थे वो अभी भी ये बात कहते थे कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी जब राजा ने अपनी शक्ति को स्थापित किया या शक्तिशाली शासकों का दौर आया, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी में या 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो उस दौर के भी विचारकों ने या बहुत सारे विचारकों ने ये कहा कि राजा को जो शक्ति मिली है वो ईश्वर से मिली है। तो उस दौर में एक विचार बहुत प्रचलित था जिसे हम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा है, आप 2 लाइन में बता सकते हैं। सबसे पहले उसमें यह कहा गया कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो किसने बनाया, तो कहा गया कि वो ईश्वर ने बनाया।
तो अगर राज्य को ईश्वर ने बनाया तो राजा कौन है? तो ये कहा गया कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो अगर राज्य को ईश्वर ने बनाया और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो जाहिर सी बात है कि राजा की जो जवाबदेही होगी वो किसके प्रति होगी? तो वो तो ईश्वर के प्रति होगी। ठीक है, लेकिन अब आधुनिक काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें हॉब्स जैसे जो विचारक आए तो उन्होंने शुरू में उन्होंने जो है इस विचार का पुरजोर खंडन किया। वो इस बात से सहमत नहीं थे। तो अब उन्होंने इस बात का खंडन किया कि नहीं, जो राज्य है वो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो ईश्वर की रचना नहीं है, वो ईश्वर की कृति नहीं है। तो ये बात अगर वो खंडन कर रहे हैं तो उनको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर फिर अगर ईश्वर ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? और अगर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, राजा की जो शक्ति है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर अगर राजा को शक्ति ईश्वर ने नहीं दी तो किसने दी? तो हॉब्स सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इन बातों का जवाब देता है। फिर वो कहता है कि नहीं, जो राज्य बना वो कैसे बना? वो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो राज्य बना एक समझौते से बना, एक सामाजिक समझौते से बना। और जो राजा को जो शक्ति है, शासक को जो शक्ति है, वो समझौते से मिली। और वो समझौता किसने किया? वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? तो कहता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोगों ने किया, यानी जनता ने किया। ठीक है, तो हॉब्स के राजनीतिक विचारों की पृष्ठभूमि में हमें जो है वो अवधारणा देखने को मिलती है जिसे हम राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इन बातों को समझ रहे होंगे। तो आप लिखिए कि वैचारिक पृष्ठभूमि में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। और ये दैवीय सिद्धांत क्या कहता था कि राज्य ईश्वर की कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। या इसका अर्थ ये भी हुआ कि राजा को जो शक्ति मिली वो कहां से मिली? वो ईश्वर से मिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉब्स इससे सहमत नहीं था। हॉब्स के अनुसार जो राज्य है वो राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई, एक कॉन्ट्रैक्ट से हुई, और राजा को शक्ति समझौते से ही प्राप्त हुई। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई और राजा को जो शक्ति है वो समझौते से ही मिली। और जाहिर सी बात है आगे आप देखेंगे भी कि वो समझौता किसके बीच में हुआ? तो समझौता लोगों के बीच में हुआ। वो समझौता जो है हॉब्स के अनुसार जनता के बीच में हुआ। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब तीसरा जो बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है समस्या क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिनके भी राजनीतिक विचार होते हैं तो उनके सामने कोई ना कोई समस्या होती है।
वो किसी समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं या किसी समस्या को मुख्य समस्या मानते हैं। तो हॉब्स के सामने मुख्य समस्या क्या थी? जाहिर सी बात है कि आप उसे परिस्थितियों से जोड़ के देखेंगे। परिस्थितियों में आप क्या देख रहे हैं कि हॉब्स जिस इंग्लैंड से बिलोंग करता था वहां पे सिविल वॉर था, ठीक है। सिविल वॉर में उसने वायलेंस देखा, उसने हिंसा देखी, मनुष्यों का जो है हिंसक व्यवहार देखा। तो जाहिर सी बात है कि उस दौर में लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होगी और जिसको हॉब्स ने भी आइडेंटिफाई किया कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, तो वही चीज आप हॉब्स के राजनीतिक विचारों में भी देखते हैं, या जिस समस्या को हॉब्स ने आइडेंटिफाई किया वो है जीवन की सुरक्षा, कि लोगों के जीवन की सुरक्षा किस प्रकार बनी रहे। तो ये हॉब्स के राजनीतिक विचारों में एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाता है, और इसी समस्या का समाधान हॉब्स ने अपने विचारों में देने का प्रयास किया। तो समस्या क्या है आप लिख लें कि जीवन की सुरक्षा कैसे बनी रहे, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे। तो ये एक तरीके से समस्या है हॉब्स के सामने, ये एक तरीके से हॉब्स के सामने चैलेंज है, या आप कह सकते हैं कि ये हॉब्स के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका कि उत्तर उसने जो है खोजने का प्रयास किया। ठीक, अब आगे बढ़ें। अब चौथी जो बात है जो हम किसी राजनीतिक विचारक के संदर्भ में देखते हैं वो है दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम दृष्टिकोण में दो चीजों को देखते हैं। जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं, एक कंटेंट क्या है और दूसरा मेथड क्या है, यानी एक विषय वस्तु क्या है और दूसरी पद्धति क्या है। तो अगर हॉब्स में अगर हम विषय वस्तु को देखें तो इसमें जो कंटेंट है उसमें वो पदार्थ की चर्चा करता है, पदार्थ से वो मनुष्य की चर्चा करता है, और मनुष्य से फिर वो समाज या राज्य की चर्चा करता है। ठीक है, ये क्या कंटेंट है इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से वो पदार्थ की चर्चा करता है, किस तरीके से मनुष्य की चर्चा करता है, मनुष्य के आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क किस तरीके से एक्ट करता है उसकी वो चर्चा करता है, और फिर वो समाज या राज्य की चर्चा करता है। समाज ऑब्लिक राज्य हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हॉब्स उस दौर का विचारक है जिस दौर के विचारक प्रायः राज्य और समाज में अंतर नहीं कर पाते थे। हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी आप देखेंगे कि वो राज्य और समाज शब्द में अंतर नहीं कर पाता था। बाद में जो विचारक हुए उन लोगों ने राज्य और समाज को अलग अलग करके देखना शुरू किया, इसीलिए हमने यहाँ पे समाज ऑब्लिक राज्य लिखा है। और अगर आप पद्धति की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, तो हॉब्स के पद्धति में गणितीय पद्धति भी थी, गणितीय पद्धति थी, मैथमेटिकल उसका मेथड था, उस पर ज्यामिति का भी असर था, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स का भी असर था, ज्योमेट्री का भी असर था, यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी उसका असर हॉब्स के विचारों पे देखा जाता है। वो कहा जाता है कि एक बार वो लाइब्रेरी में वो कोई किताब खोज रहा था तो उसके सामने यूक्लिड की ज्योमेट्री की किताब गिर गई, और जब उसने उस किताब को उठा के पढ़ा तो वहीं से उसके सोचने की जो दिशा थी, वो सोचने का जो तरीका था वो एकदम से बदल गया। तो उसके विचारों पे ज्योमेट्री का भी असर था, यांत्रिकी का भी असर था। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और मैकेनिक्स, यानी उसकी जो पद्धति थी वो मैथमेटिकल थी, ज्योमेट्री की थी और मैकेनिक्स की थी। ठीक है, और इस आधार पे ये कहा जाता है कि उसने जो है
वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया और उसमें हमें निगमनात्मक पद्धति भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तरफ हमें उसमें साइंटिफिक मेथड देखने को मिलता है और दूसरी तरफ उसमें हमें डिडक्टिव मेथड भी देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शुरू में कहा था कि आपने मैकियावेली के विचारों को भी पढ़ा, तो मैकियावेली ने बिना किसी लाग लपेट के उसने जैसा बातों को अनुभव किया वैसा उसने व्यक्त किया। मैकियावेली की दिलचस्पी किसी भी प्रकार के थ्योरी बिल्डिंग में नहीं थी। मैकियावेली किसी राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो इसलिए मैकियावेली के विचारों में काफी बिखराव देखने को मिलता है। वो उसके जो विचार हैं वो उतने सिस्टमेटिक नहीं है, उतने तार्किक नहीं है। लेकिन हॉब्स को संभवतः सबसे ज्यादा तार्किक विचारक के तौर पे देखा जाता है कि एक तरीके से उसने जो है मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री और आप कह सकते हैं कि मैकेनिक्स से शुरू किया और वहां से शुरू करके फिर वो मनोविज्ञान में आता और मनोविज्ञान से फिर वो जो है समाज शास्त्र या राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो उसकी रेंज बड़ी है और उस रेंज में वो बातों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत क्रमबद्ध तरीके से, बहुत तार्किक तरीके से कहता है। तो अगर आप हॉब्स के विचारों की किसी एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो लाइन है ये पहली वाली लाइन से कनेक्टेड है, यानी जो एक लाइन वो बोलता है तो उसी लाइन को ही बेस बना के तर्क से वो दूसरी लाइन बोलता है। तो उसकी विचारों में क्रमबद्धता पाई जाती है। ये हॉब्स के विचारों की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, जो कि हमें मैकियावेली के विचारों में देखने को नहीं मिलती। तो आप कह सकते हैं कि हॉब्स जो है बहुत ज्यादा तार्किक है और बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से उसने अपनी बातों को कहने का प्रयास किया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें जो है तार्किकता है और क्रमबद्धता है, जो कि मैकियावेली में नहीं था। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या था। या समाधान क्या था, यानी अपने राजनीतिक विचारों में वो किस प्रकार के निष्कर्ष पे पहुंचता है, या जिस समस्या को उसने आइडेंटिफाई किया कि लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित हो, तो उसका उसने क्या समाधान देने का प्रयास किया। तो वो जो उसका समाधान है वो है एक शक्तिशाली व निरंकुश शासक, जिसे लेवियाथन भी कहा जाता है। लेवियाथन एक शब्द है जो उसकी पुस्तक का भी नाम है। जो हॉब्स की ने जो भी किताबें लिखी हैं तो उसमें जो उसकी जो सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो लेवियाथन है। तो लेवियाथन शब्द का इस्तेमाल वो एक ऐसे शासक के लिए करता है, एक ऐसे शक्तिशाली शासक के लिए करता है कि जिसके हाथ में तलवार है, जो शक्तिशाली है और जिसको जो तलवार है वो जनता के द्वारा प्राप्त हुई है और जनता ने उसको एक तरीके से अथराइज किया है उनके ऊपर शासन करने के लिए। तो एक सिंबॉलिक वर्ड है, एक प्रतीकात्मक वर्ड है लेवियाथन। ठीक है, इसका अर्थ है कि एक शक्तिशाली और निरंकुश शासक। तो कुल मिला के आप सारी बातों को कनेक्ट कर सकते हैं कि हॉब्स जिस परिस्थिति का विचारक था वो परिस्थितियां गृहयुद्ध की परिस्थितियां थी। उस गृहयुद्ध की परिस्थितियों को जब उसने महसूस किया, जब उसने गृहयुद्ध की परिस्थितियों को देखा और अपने को अपने पूर्ववर्ती मान्यताओं से उसने अलग करने का प्रयास किया। जो पूर्ववर्ती मान्यताएं ये मानती थी कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा को जो शक्ति मिली है वो ईश्वर से मिली है, तो उसने उन मान्यताओं से अपने आप को अलग किया। अब उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या ये थी कि लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित हो। जाहिर सी बात है कि अगर सिविल वॉर है तो वहां पे सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होगी। और फिर जब उन चीजों को उसने बहुत साइंटिफिकली विचार किया, बहुत तार्किक तरीके से विचार किया, तो अल्टीमेटली वो जिस निष्कर्ष पे पहुंचता है अपने तर्कों के माध्यम से, फिर वो ये कहता है कि एक शक्तिशाली शासक होना चाहिए, यानी एक ऐसा लेवियाथन होना चाहिए
जो शांति व्यवस्था स्थापित कर सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित बना सके। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप हॉब्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें। अगर आप इन 5 बिंदुओं को समझ रहे हैं तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर आपको हॉब्स के राजनीतिक विचारों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे आप ज्यादातर पुस्तकों में देखेंगे तो उसमें शुरू में किसी भी राजनीतिक विचारक के जीवन काल के बारे में 2-3 पेज लिखा होता है, उनके जीवन परिचय के बारे में लिखा होता है। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं कि हॉब्स के जीवन परिचय से जो भी कि उसके पिता क्या करते थे, तो किस प्रकार की नौकरी करते थे, तो उसने कहाँ पे नौकरी की या उसने अपने जीवन में क्या किया। ठीक है, तो ये सब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के प्रश्न आते हैं उसमें वो जीवन परिचय पढ़ना आपके काम नहीं आएगा। जिस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसमें उन प्रश्नों को आपको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में देखना पड़ता है। तो अगर आप इन 5 बिंदुओं को समझ रहे हैं तो इन 5 बिंदुओं से ही आपको उसको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बांधना आसान होगा। कहीं भी आपको प्रस्तावना लिखना है, कहीं भी आपको निष्कर्ष लिखना है, तो ये 5 बिंदु हमेशा आपके काम आएंगे। कहीं अगर किसी के बारे में बात को आगे बढ़ाना है तो ये 5 बिंदु हमेशा आपके काम आएंगे और ये आपको उस दायरे से भटकने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखें और अब आगे हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग हॉब्स के राजनीतिक विचारों की चर्चा शुरू करते हैं। हॉब्स के राजनीतिक विचार। ठीक है, देखिए हॉब्स के राजनीतिक विचारों को पढ़ते समय जो पहली बात आपको दिमाग में रखनी है कि हॉब्स का उद्देश्य क्या है। हॉब्स का उद्देश्य ये है कि अपने राजनीतिक विचारों में वो ऐसे नियमों की खोज करना चाहता है जिन नियमों से वो ये बता सके कि मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करते हैं और फिर उसी आधार पे वो बता सके कि जो राज्य है या जो समाज है उसका संचालन किस प्रकार से हो। तो जैसा कि आपने देखा और मैंने आपको बताया कि चूंकि हॉब्स के विचारों पे ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का, मैकेनिक्स का असर था, तो वो शुरुआत कहाँ से करता है? तो वो शुरुआत भौतिक विज्ञान की चीज़ों से करेगा, वो शुरुआत ब्रह्मांड से करेगा, वो शुरुआत ब्रह्मांड के पदार्थ से करेगा। यानी उसके विचारों पर जो भौतिकी का असर है, जो मैकेनिक्स का असर है, वो भी वहाँ दिखाई पड़ता है। और फाइनली वो जहाँ जाके कंक्लूड करता है, जहाँ पे वो राज्य और समाज की बात करता है, तो वो एक तरीके से फिर उसका वो समाज दर्शन है या उसका वो राज दर्शन है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हॉब्स के जो विचार हैं उसमें एक और तो चर्चा पदार्थ की होती है, फिर उसके बाद उसमें चर्चा जो है मनुष्य की या मनुष्य के स्वभाव की होती है, फिर उसमें जो चर्चा होती है वो चर्चा जो है आप कह सकते हैं समाज और राज्य की होती है। और फिर उन तीनों में यानी जो पदार्थ की वो चर्चा करता है, जो मनुष्य की वो चर्चा करता है, मनुष्य के स्वभाव की वो बात करता है, ह्यूमन नेचर की बात करता है, और फिर जो समाज और राज्य की बात करता है, तो फिर उन तीनों में वो एक प्रकार से वो तार्किक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जिस तरीके से भौतिक विज्ञान में या मैकेनिक्स में या ज्योमेट्री में जो फार्मूले दिए जाते हैं और उनको जो है गणितीय विधि से सिद्ध किया जाता है, तो लगभग उसी तरीके से हम हॉब्स के राजनीतिक विचारों को देखते हैं। तो आप लिख लें कि हॉब्स का उद्देश्य, सबसे पहले आप इसी बात को लिख लें कि हॉब्स का उद्देश्य ऐसे नियमों की खोज करना था ऐसे नियमों की खोज करना था जिससे मानव स्वभाव प्रभावित या निर्धारित होता है और जिसके आधार पर ही समाज
कॉमा लगा लीजिए, समाज, राज्य व सरकार का, या ऐसा लिख लें, जिसके आधार पर ही समाज, राज्य व सरकार की प्रक्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है, कि उसका उद्देश्य ऐसे नियमों की खोज करना है जिससे कि मानव स्वभाव, जो ह्यूमन नेचर है, वो निर्धारित होता है, वो प्रभावित होता है, और फिर उसी के आधार पे बताना कि जो समाज है या राज्य है या सरकार है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसका जो प्रोसेस है, वो किस तरीके से संचालित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे आप लिख लें कि इसीलिए हॉब्स के विचारों के 3 भाग हैं। ठीक है, पहला इसका संबंध पदार्थ से है, पदार्थ यानी मैटर, इसका संबंध पदार्थ से, क्योंकि भौतिक विज्ञान से प्रभावित है, फिजिक्स से प्रभावित है, मैकेनिक्स से प्रभावित है, तो सबसे पहले वो पदार्थ की बात करता है। आप लिख सकते हैं कि यहां पर वह भौतिक शास्त्र, व यांत्रिकी, फिजिक्स व मैकेनिक्स की सहायता लेता है। दूसरा, इसका संबंध मनुष्य व मानव मस्तिष्क से है। यहां वह मनोविज्ञान की सहायता लेता है। और तीसरा आप लिख लीजिए कि इसका संबंध समाज या राज्य से है, यहां वह अपना राजनीतिक दर्शन या सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 2 बातों में तो मैंने लिखा है कि सहायता लेता है, और तीसरे वाले में मैंने लिखा कि वो प्रस्तुत करता है। यानी जब वो पदार्थ की बात करता है तो फिजिक्स और मैकेनिक्स की सहायता लेता है। जब वह मनुष्य और मानव मस्तिष्क की बात करता है तो वो साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का सहारा लेता है। लेकिन जब वो समाज या राज्य की बात करता है तो वहाँ पे वो खुद क्या करता है कि वो खुद अपना जो उसका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो उसका जो राजनीतिक दर्शन है, या जो उसके जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उसको वो व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रख के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप देखेंगे तो वो सबसे पहले क्या करता है, तो जैसा कि हमने कहा कि वो शुरुआत तो पदार्थ से करेगा। तो कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में
जो भी चीजें हैं वो सब पदार्थ है, और वो जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की खासियत क्या है कि वो पदार्थ जो है वो सब गतिशील है ना, वो गति है उनमें। जाहिर सी बात है कि अगर वो पदार्थ हैं और गतिशील हैं तो उसमें वो आपस में टकराएंगे भी, है ना, तो उसमें एक तरीके से अंतःक्रिया होगी। अब ये बात कह के फिर वो ये कहता है कि देखिए जो मनुष्य है या जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भी पदार्थ है, चूंकि वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है तो वो भी पदार्थ है और उसमें भी गति है। तो जो मनुष्य है वो भी एक दूसरे से टकराते हैं। तो यहाँ पे टकराने कहने का उसका मतलब ऐसा नहीं कि राह चलते वो टकरा जा रहे हैं। टकराने का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ में अंतःक्रियाशील होते हैं, ठीक है। उनके जो मस्तिष्क हैं वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाशील होते हैं। भाई 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी एक जगह बैठे हुए हैं, अब उसमें से एक बात किसी ने कही तो जाहिर सी बात है कि उसका जो असर है वो दूसरों पर भी पड़ेगा। दूसरे ने जो बात कही वो उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक ऐसी बात बोले जिससे कि अगला व्यक्ति उसे गले लगा ले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति कोई बात बोले और दूसरा व्यक्ति उसकी जान का दुश्मन बन जाए। तो कहीं ना कहीं से वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे उनके जो मस्तिष्क है, हॉब्स के हिसाब से अगर सोचेंगे तो हॉब्स कहेगा कि उनका जो ब्रेन है, उनका जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, और जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसमें संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। और वो जो संवेदनाएं हैं वो कई तरीके की हो सकती हैं। जो मैंने कहा ना कि हो सकता है कोई व्यक्ति एक ऐसी बात बोले कि अगला उसको गले लगा ले, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात बोल दे, कोई किसी को गाली दे दे या कोई ऐसी बात बोल दे तो अगला उसकी जान का दुश्मन हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें कई तरीके के भाव आ सकते हैं, उसमें कई तरीके की भावनाओं का उभार हो सकता है, कई तरीके की संवेगों का उभार हो सकता है, उसमें प्रेम का उभार हो सकता है, उसमें घृणा का उभार हो सकता है, उसमें क्रोध हो सकता है, ठीक है। ये सब एक तरीके से ये मनोवेग है, ठीक है, कि आदमी के भीतर से ये चीज निकलती है। प्रेम, घृणा, क्रोध, गुस्सा, ये सब भीतर से निकलता है। तो वो क्यों निकलता है? ऐसा थोड़ी नहीं कि बैठे बैठे अचानक अकेले में आदमी के भीतर ये चीज होती है। तो हॉब्स ही कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो मनुष्य है वो भी पदार्थ है, उसमें भी गति है, वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इस तरीके की जो भावनाएं हैं, इस तरीके की जो संवेदनाएं हैं वो उभर के सामने आती हैं। इसी की वजह से वो कहता है कि मेमोरी होती, यादाश्त। भाई आपकी जो यादाश्त है वो भी हॉब्स के अनुसार वो किसी न किसी इंटरेक्शन का परिणाम है। हो सकता है कि आप लाइफ में किसी से मिले हो और जब आप मिले हैं और उसके साथ आपका कुछ इस तरीके से आदान प्रदान हुआ हो कि वो चीज आपकी मेमोरी में हमेशा है। तो उसी से मेमोरी है, उसी से कल्पना है कि आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो आपके दिमाग में कई तरीके की कल्पनाएं भी आती हैं या कई तरीके के विचार आते हैं। जैसे होता नहीं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप अचानक कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और आपका किसी व्यक्ति से कोई परिचय नहीं है, आप अकेले कहीं सड़क के किनारे किसी बेंच पे बैठे हैं, किसी रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और आप किसी आदमी को देखते हैं, तो उस आदमी को देख के कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको देखते हैं और देखते ही आपको गुस्सा आने लगता है, जबकि आप उसको जानते नहीं है। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप उसको पीटे, है ना, जबकि उससे कोई आपका लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको देख के ही आपको ये भाव आता है कि नहीं, इस मन तो कर रहा है, इसको जाके भी पीटे, इसको जाके भी 2 लगाएं कस के। तो आपसे पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये क्या है, ये मनोवेग है, ये संवेदनाएं हैं जो मनुष्य के भीतर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो या ये भी हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को देखें और देख के आप उससे बिना उससे बातचीत किए आप उससे इतना प्रभावित हो कि आपका मन करे कि जाकर उससे बात करें कि भाई आपसे मैं बात करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चीजें हैं ये अंतःक्रियाओं के परिणाम है। ऐसी जो घटनाएं होती वही आपकी मेमोरी में होती, वही आपकी कल्पना को बढ़ावा देती, वही आपके विचारों को बढ़ावा देती है। तो अल्टीमेटली फिर हॉब्स कहता है कि देखिए 2 चीजें हैं। ये सारी बातें करने के बाद फिर वो बताया कि देखिए 2 चीजें हैं। एक चीज है कि किसी चीज को देख के या तो आप अट्रैक्ट होते हैं या किसी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यानी किसी चीज को देख के आपको आकर्षण होगा या किसी चीज को देख के आपको विकर्षण होगा। तो अगर आप किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं तो फिर मनुष्य क्या करता है, जिससे वो अट्रैक्ट होता है वो उस चीज को पाना चाहता है।
फिर उसके मन में उस चीज की इच्छा उत्पन्न होती है, और जिस चीज से उसका विकर्षण होता है, ठीक है, जिस चीज को पसंद नहीं करता, तो फिर वो चाहता है कि वो चीज दूर रहे, वो चीज उसके पास ना आए, उस चीज से वो दूरी बनाना चाहता है, उससे दूर हटना चाहता है। तो फिर इसी आधार पे वो कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और वहां से जो है फिर वो ह्यूमन नेचर को वो डिफाइन करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही वो तार्किक ढंग से बात करता है। तो आप लिख लीजिए कि हॉब्स के अनुसार वो कहता है कि जो ब्रह्मांड है उसमें क्या है, वो कहता है कि सभी वस्तुएं पदार्थ हैं और सभी वस्तुओं में गति है, यानी वो गतिशील है। ठीक है, यानी दो चीजें हैं ब्रह्मांड में, एक तो पदार्थ यानी मैटर, और दूसरा गति यानी मोशन, मैटर एंड मोशन। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो एक यांत्रिकी की व्यवस्था है और यांत्रिकी के नियम से संचालित है। ब्रह्मांड में विद्यमान सभी पदार्थों में गति होती है या वे अंतः क्रियाशील अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि उसने कहा कि सभी चीजें पदार्थ हैं और उनमें गति है, यानी ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें विद्यमान जो भी पदार्थ है वो सब गतिशील हैं, यानी वो उस अवस्था में रहते हैं जहां पे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो भी बातें वो कह रहा है, वो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो फिजिक्स और मैकेनिक्स से प्रभावित है, लेकिन हमारा यहाँ पे उद्देश्य फिजिक्स या मैकेनिक्स को पढ़ना तो नहीं है, हमारा उद्देश्य तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो अब हॉब्स यहाँ से आगे बढ़ता है। ठीक है, वो कैसे कैसे वो फिर अपने राजनीति विज्ञान के दायरे में आता है, ये आप आगे देखिए। अब आगे लिखें कि इसी आधार पर मनुष्य या मानव मस्तिष्क भी पदार्थ हैं व उनमें भी गति है। आगे लिखते चलें। मनुष्य या
मनुष्य का मस्तिष्क जब अन्य के संपर्क में आता है तो अंतः क्रियाएं होती हैं और संवेदना उत्पन्न होती है। ये संवेदनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे भावनाएं, भावनाएं मतलब इमोशंस, भावनाएं, संवेग, इच्छा, किसी चीज की इच्छा रखना, विल होना, विरक्ति, प्रेम, घृणा, क्रोध, पीड़ा, सुख, दुख इत्यादि। ठीक है, तो वो कहता है कि जब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो जब इंटरेक्ट करता है तो विभिन्न प्रकार के सेंसेशंस होते हैं, विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। तो उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें प्रेम भी होता है, उसमें घृणा भी होती है, उसमें गुस्सा भी होता है, क्रोध भी होता है, सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि आगे आप लिखिए कि जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि इन्हीं संवेदनाओं के कारण विचार, छवियां मतलब इमेजेस, जो आपके दिमाग में किसी की इमेज क्रिएट होती है ना। जैसे आप किसी के बारे में कोई थॉट है या किसी की कोई इमेज आपके दिमाग में होती है या मेमोरी है, तो वो सारी चीजें, छवियां मतलब इमेजेस, छवियां व याददाश्त उत्पन्न होती हैं। आगे लिख लें, इन संवेदनाओं में दो प्रकार के गुण महत्वपूर्ण हैं। पहला, जिसे वो कहता है आकर्षण, और दूसरा जिसे वो कहता है विकर्षण। तो आकर्षण का मतलब होता है किसी चीज को पाने की इच्छा। आकर्षण से किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, आप उसे पाना चाहते हैं। और विकर्षण में होता है कि किसी चीज से विरक्ति या किसी चीज से दूर जाना, कि आप उसको पाना नहीं चाहते, आप उससे बचना चाहते हैं,
आप उससे दूर जाना चाहते हैं, आपको उस चीज को लेके विरक्ति होती है। तो एक तो है कि आप अट्रैक्ट होते हैं, आप दूसरा है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि संवेदनाओं में ये दो जो गुण हैं ये महत्वपूर्ण है। अब इसी आधार पे वो कहता है कि यानी कहीं ना कहीं से इन सारी बातों के मूल में फिर वो कहता है कि देखिए मनुष्य का जो व्यवहार है, फिर वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल करता है इच्छा, कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं से इच्छा सिद्धांत से वो प्रेरित है। यानी इच्छा क्या है? पाने की इच्छा है। ठीक है, तो वो चीज है। फिर वो उस इच्छा को फिर वो जोड़ता है उसके उल्लास से, कि फिर मनुष्य जो है मनुष्य के जीवन में उल्लास होता है ना। तो उल्लास किस चीज से होगा? तो उल्लास तो उसी चीज से होगा ना जिस चीज के प्रति आप आकर्षित हैं या जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो सवाल खड़ा करता है, बहुत तार्किक ढंग से वो बात करता है कि देखिए उल्लास एक ऐसी चीज है कि वो होती तो है लेकिन वो स्थायी नहीं होती। जैसे आपको कोई चीज मिली तो ऐसा नहीं कि आज मिली तो वो फिर आपके आजीवन वो खुशी का विषय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी चीज से आप आकर्षित हो और आपको वो चीज मिल भी जाए, तो जिस समय वो चीज मिलेगी तो उस समय तो आप बहुत ज्यादा उल्लासित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्थिति परमानेंट बनी रहे, बल्कि होगा ये कि कुछ समय के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि अरे हम तो फालतू में खुश हो रहे थे, आप उससे विरक्त हो जाए, आप किसी दूसरी चीज की इच्छा रखने लगे। तो चूंकि मनुष्य का जो जीवन है वो इसी तरीके से चलता है ना। मनुष्य के जीवन में आप कह सकते हैं कि जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती है, क्योंकि जो उल्लास है वो होता तो है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता कि एक बार आपको खुशी हो गई तो चलो जीवन की खुशी होगी, अब तो क्या करना, अब तो संतुष्ट हो गया, आप बैठ गए, ऐसा नहीं है। मनुष्य हमेशा, जिसको आप कहते हैं ना कि वो 99 का चक्कर, कि हमेशा उसको लगता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो 99 है, वो उसको 100 करना चाहता है, लेकिन वो 100 उसका कभी पूरा नहीं होता। उसके जीवन की जो दौड़ होती है वो उस 100 के लिए होती है, लेकिन वो 99 के चक्कर में ही फंसा रहता है ना। कि अगर उसको कुछ भी ऐसा मिल जाएगा, जो भी चीज की आप बात कर लें, कि अगर वो एक छोटे मकान में रह रहा है तो अगर वो बेघर है तो सोचेगा यार एक कमरा मिल जाए, अगर उसको एक कमरा मिल जाएगा तो एक सोचेगा एक कमरे में काम नहीं चल रहा तो 2 कमरे का बना लेते हैं। जब वो 2 कमरे के मकान में जाता है तो सोचता है 2 कमरा नहीं, थोड़ा लॉन वॉन होना चाहिए, एक थोड़ा सा और बड़ा सा मकान बन जाए, 4-5 कमरे का मकान बन जाए। वो बन जाएगा तो सोचेगा ऊपर वाला भी बनवा लें, फिर सोचेगा इसमें मजा नहीं आ रहा, किसी अच्छी लोकेलिटी में कोई बड़ा सा बंगला मिल जाए। फिर बंगले में जाएगा तो फिर उसको लगेगा कि नहीं, बंगला भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें और बड़ा उसमें गार्डन होना चाहिए और उसमें, तो वो लगातार वो किसी भी चीज में वो रुकेगा नहीं, एक के बाद वो दूसरी चीज की इच्छा करता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो इच्छाएं अनंत है। तो ये सारी बात करने के बाद फिर वो हॉब्स वहां से वो उसको एक मोड़ देता है। तो फिर वो कहता है कि देखिए, फिर वो सवाल उठाता है कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, या मनुष्य में इच्छाएं तो हैं लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। तो वो जब सवाल पूछता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रश्न आपसे भी पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कह दें कि हमारी तो सबसे बड़ी इच्छा ये है कि हम तो आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन हॉब्स कहेगा नहीं, वो मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा नहीं हो सकती। आईएएस बनना आपकी सबसे बड़ी इच्छा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आईएएस तो आप तब बनेंगे ना अगर कोई आदमी आपके कनपटी पे गन रख के पूछे कि आप जिंदा रहना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे यार जान बख्श दो, ठीक है, जिंदा रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आईएएस नहीं बनना। तो हॉब्स के अनुसार कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी जो इच्छा है वो है उसके जीवन की सुरक्षा, क्योंकि बाकी सारी इच्छाएं उसी पर निर्भर है। आप जीवित रहेंगे तभी तो आईएएस बनेंगे ना, कोई आपको मार देगा तो आप आईएएस कहां से बनेंगे। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अरबपति बनना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, सुंदर सुंदर जगहों पे घूमना चाहते हैं, वो कैसे संभव होगा? जब आप जीवित रहेंगे तभी तो संभव होगा। अगर आप मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हॉब्स कहता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा है वो है उसके जीवन की सुरक्षा। और ये जो उसके जीवन की सुरक्षा है ये सिर्फ उसी की इच्छा नहीं है, ये सबकी इच्छा है, क्योंकि हर मनुष्य बराबर है। वो हॉब्स ये मानता है कि मनुष्य लगभग बराबर है, वो जन्मतः समान है, उसके भीतर एक जैसी क्षमताएं। तो अगर मनुष्य जन्मतः समान है, उसमें एक जैसी क्षमताएं, एक जैसी इच्छाएं हैं, तो कहीं ना कहीं से वो हो सकता है कि वो जिस चीज की इच्छा रखे
तो दूसरा भी उसकी इच्छा रखे। तो ऐसे में क्या हो कि आप जिस चीज को चाहते हैं और दूसरा भी उसी चीज को चाहता है, और हर आदमी की क्षमता बराबर है, हर आदमी की एक जैसी इच्छा है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वहां पे लोगों के बीच में संघर्ष हो जाएगा। तो देखिए, अगर हॉब्स ये कह रहा है कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, वो आपस में उनके बीच में संघर्ष होता है, तो ये बात वो सीधे नहीं कह रहा है। ये जो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहा है कि वो ब्रह्मांड से पदार्थ, पदार्थ से मनुष्य, मनुष्य से उसका मानव मस्तिष्क, तो संवेदना, तो आकर्षण, तो विकर्षण, तो इच्छा, है ना, तो उल्लास, क्षमता का बराबर होना, तो आवश्यकताओं का बराबर होना, सुरक्षा का सवाल, तब जाके वो कहता है कि देखिए मनुष्य में संघर्ष होगा और उसमें स्वार्थ होगा। तो जो बात मैकियावेली जैसे विचारक ने बहुत सीधे सीधे तौर पे कह दी, बिना किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के, वही चीज आप देख रहे हैं कि हॉब्स जो है इतना थ्योरेटिकली उस चीज को व्यक्त कर रहा है, इतना लॉजिकली व्यक्त कर रहा है, और उसके विचारों में आप देख रहे हैं कि फिजिक्स से लेके, मैकेनिक्स से लेके, साइकोलॉजी से लेके, और बहुत सारी चीजों का उसके विचारों में असर है। ठीक है, तो आगे आप लिखिए। तो आगे वो कहता है कि इसीलिए मनुष्य इच्छा के सिद्धांत से संचालित। आगे लिखते चलें। इच्छा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में उल्लास होता है ना। इच्छा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को इच्छित वस्तु का मतलब जो डिजायर्ड जो चीज है, जिसकी आप मन में इच्छा रखते हैं, वो चीज अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो हॉब्स कहता है कि क्या होता है, उल्लास होता है, खुशी होती है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप उछलने कूदने लगते हैं कि देखो मैंने इस चीज को प्राप्त कर लिया। तो वो चीज उल्लास है ना। जाहिर सी बात है कि वो कहता है कि उल्लास उन वस्तुओं को प्राप्त करने पर होता है जिसकी मनुष्य समय समय पर इच्छा रखता है। उल्लास उन वस्तुओं को प्राप्त करने पर होता है जिसकी मनुष्य समय समय पर इच्छा रखता है। जिसकी आप इच्छा रखेंगे वही मिलेगा, तभी आप खुश होंगे, तभी आप प्रसन्न होंगे। अब इसी बात को वो शक्ति से जोड़ेगा कि भाई अगर आप उल्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो उल्लास प्राप्त करने का साधन क्या है। आप कह रहे हैं कि आपको उल्लास तब होगा जब आप इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लें, जब आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं उसे आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको उल्लास होगा। तो आखिर उस चीज को आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे, उस चीज को प्राप्त करने का साधन क्या होगा, आपके पास में क्या चीज होगी कि आप वो चीज प्राप्त कर लें जिसको पाने से आपको खुशी होगी। तो हॉब्स कहेगा कि वो चीज है शक्ति, वो चीज है पावर। अगर आपके पास पावर है तो आप जिस चीज की इच्छा रखते हैं, जिस चीज को पाने से आपको खुशी होती है, वो चीज आप पा सकते हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहता है कि शक्ति वह साधन है
जिससे उल्लास प्राप्त होता है। आगे लिखते चलें, बातें बहुत तार्किक हैं, बहुत सिस्टमेटिक हैं। फिर वो कहता है कि उल्लास प्राप्त करने की स्थिति या अवस्था स्थायी संतोष नहीं देती। ठीक है, वो आपको स्थायी संतोष नहीं देती। आज आपके पास में नौकरी नहीं है, हो सकता है कि कल आप जो है पीसीएस में सेलेक्ट हो जाए, तो पीसीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी आपको स्थायी संतोष नहीं देगी। कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि चलो पीसीएस तो हो गया, ठीक है, नौकरी मिल गई, लेकिन अब आईएएस के लिए ट्राई करते हैं। अब आप आईएएस के लिए ट्राई करें, अब हो सकता है कि आईएएस में आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको अच्छी रैंक न मिले, आपका सिलेक्शन नीचे की रैंक में हो, तो उस समय तो आपको खुशी होगी कि नहीं नहीं हमारा आईएएस की लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप सोचेंगे तो लगेगा यार आईपीएस हो गए होते, आईएएस हो गए होते, प्रॉपर आईएएस हो गए होते, जिले का डीएम बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, अब आईएएस में हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए, अब पता चला कि आपको खुशी हुई, लेकिन अगर आपको कार्डर खराब मिल गया, आपको मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भेज दिया गया, तो आप दुखी हो जाएंगे कि हम तो उत्तर भारत के रहने वाले, अब हम मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा चले गए। ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब हम अपने लोगों के ऊपर कैसे रौब दिखाएंगे। ठीक है, तो वो चीज निरंतर चलती रहती है कि आप एक चीज को प्राप्त करते हैं, आप आईएएस बन गए, आपको कार्डर भी अच्छा मिल गया, लेकिन आपको जिले का चार्ज नहीं मिला। ठीक है, आपका जो आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्होंने आपको जो है ऑफिस में अटैच कर दिया, तो आप फिर दुखी हो जाएंगे। तो आईएएस बनने की खुशी तो क्षणिक हुई ना, वो कोई स्थायी उल्लास की चीज नहीं कि एक बार आप खुश हो गए तो आप जीवन भर खुश हैं। तो वो लगातार वो चीज चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए चूंकि उल्लास का साधन शक्ति है, तो हॉब्स से कहता है कि इसीलिए शक्ति की इच्छा निरंतर बनी रहती है और इस इच्छा का अंत मृत्यु के साथ ही होता है। क्या आप उल्लास पाने के लिए उसका जो साधन है वो आप शक्ति चाहते हैं? ठीक है, शक्ति का मतलब सिर्फ मसल पावर से नहीं है, शक्ति का मतलब आपके लिए बहुत सारे उसके अर्थ हैं। उसका हो सकता है कि आपको पैसे से शक्ति मिल जाए, हो सकता है कि आपके पास में ऐसी आपका ऐसा ब्रेन हो, आपके अंदर ऐसी क्षमता हो, उससे आपको शक्ति मिल जाए। तो शक्ति तो बहुत सारे पद से शक्ति मिल जाए। तो वो कहता है कि उल्लास पाने के लिए जरूरी है शक्ति, लेकिन जो उल्लास स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। आप एक चीज के बाद दूसरी चीज की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपको लगातार शक्ति चाहिए। तो शक्ति की जो इच्छा है वो निरंतर बनी रहती है, और वो ये कह रहा है कि इस इच्छा का जो अंत है वो मृत्यु के साथ ही होता है। जिस दिन मनुष्य की मृत्यु हो गई उसी दिन उसका इच्छा खत्म हो जाएगा, उसी दिन उसके भीतर उल्लास की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो उसकी शक्ति को चाहने की भी जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो प्रश्न उठाता है कि वो कहता है कि सबसे बड़ी इच्छा क्या है, ये प्रश्न उठाता है। और फिर उसका जवाब देता है कि इसका जो उत्तर देता है वो उत्तर क्या देता है? इसका उत्तर देता है कि वो है जीवन की सुरक्षा। जीवन की सुरक्षा क्यों? क्योंकि बाकी अन्य इच्छाएं इसी पर निर्भर है।
जो मैंने आपको कहा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये सबसे बड़ी इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि आईएएस तो आप तभी बन पाएंगे जब आप जीवित रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी इच्छा तो जीवित रहने की ही होगी। आप जीवित रहेंगे तभी आप करोड़पति बनेंगे, तभी आप आईएएस बनेंगे, तभी आप फिल्म स्टार बनेंगे, तभी आप क्रिकेटर बनेंगे, तभी आप पॉलिटिशियन बनेंगे। तो वो तो सबसे जरूरी चीज तो हो गई आपका जीवित रहना। ठीक है, आगे वो कहता है कि अगर जीवित रहना सबसे बड़ी इच्छा है, तो जीवन की इच्छा या जीवन की सुरक्षा, जो भी आप लिख लें, जीवन की इच्छा या जीवन की इच्छा एक तरीके से सुरक्षा की इच्छा है, शक्ति से जुड़ जाती है। जो आपकी जीवन की इच्छा है, आपकी जो जीवित रहने की इच्छा है, जो आप सुरक्षा चाहते हैं, वो जो चीज है वो शक्ति से जुड़ जाती है, क्योंकि शक्ति से ही जीवन सुरक्षित रह सकता है। और यह इच्छा सभी की इच्छा है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं इस धरती पे जो जीवित रहना चाहते हैं, जो सुरक्षित रहना चाहते हैं। बाकी लोग भी ऐसा चाहते हैं, सभी लोग जीवित रहना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो जिंदा तो हर व्यक्ति रहना चाहता है। ठीक है, उसके लिए कोई उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हॉब्स कहता है कि ये इच्छा सभी की इच्छा है। और एक बात वो ये भी कहता है यहां पे, वो कहता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। यानी एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वो बाई बर्थ यानी जन्मतः समान है। जन्मतः समान का मतलब उसमें लगभग एक जैसी क्षमताएं हैं। ठीक है, तो वो ये मानता है कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है, यानी बॉर्न इक्वल, जिसे आप कह सकते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य लगभग समान हैं। उसमें इतना अंतर नहीं है कि उसको हम उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल लें। मोर और लेस सभी मनुष्य को कहता है कि समान है। तो सभी मनुष्य समान हैं, तो इसीलिए मनुष्यों में क्या होगा, वो कहता है कि इसीलिए मनुष्यों में एक तो इच्छाओं की समानता होगी और क्षमताओं की समानता होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है कि नेचर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, यानी वो जन्मतः समान है, वो बॉर्न इक्वल है। तो इसीलिए मनुष्यों में क्या होगा कि सभी मनुष्यों की इच्छाएं लगभग एक जैसी होंगी। और चूंकि प्रकृति ने सबको समान बनाया है, इसलिए उनकी जो कैपेसिटी होगी, उनकी जो क्षमता होगी, वो क्षमता भी समान होगी। यानी मनुष्यों में क्या होगा, मनुष्यों में इच्छाओं की भी समानता होगी, वो एक जैसी चीज की इच्छा रखते हैं और उनकी क्षमताएं भी एक जैसी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आगे लिखिए। इससे साधन के रूप में शक्ति एक तुलनात्मक और या तुलनात्मक अवधारणा व
निरंतर आवश्यकता बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो शक्ति है वो एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है और वो एक निरंतर आवश्यकता है। मनुष्य की क्षमता समान है, उसकी इच्छा समान है। अब वो चीज़ों को पाना चाहते हैं। अब पाने के लिए उनके पास जो साधन है वो शक्ति है। वो जानते हैं कि अगर उनके पास शक्ति होगी तो वो जो चाहते हैं वो पा लेंगे। तो शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिव है, यानी आप कितने शक्तिशाली हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास में क्या शक्ति है। आप कितने शक्तिशाली हैं ये निर्भर करता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। वो तुलनात्मक है, ठीक है। यानी एक दो व्यक्ति अगर निहत्थे हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उसमें कोई शारीरिक रूप से थोड़ा ज्यादा मजबूत हो तो कमजोर व्यक्ति को हरा सकता है। लेकिन उन दोनों में से अगर एक डंडा लेके चला है तो जाहिर सी बात है कि वो डंडे वाला निहत्थे पे भारी पड़ेगा। और एक डंडा लेके चला है और दूसरा तलवार लेके चला है तो तलवार वाला डंडे वाले भारी पड़ेगा। एक तलवार लेके आ जाए और सामने वाला पिस्टल लेके आ जाए तो पिस्टल वाला तलवार पे भारी पड़ेगा। एक पिस्टल लेके आ जाए, दूसरा राइफल लेके आ जाए तो राइफल वाला भारी पड़ेगा क्योंकि राइफल की जो रेंज है मार की वो लंबी है। एक राइफल लेके आ जाए और अगला मशीन गन लेके आ जाए तो मशीन गन वाला राइफल पे भारी पड़ेगा। एक मशीन गन लेके आ जाए और सामने वाला तोप लेके आ जाए तो तोप वाला भारी पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिव है। आप कितने शक्तिशाली हैं ये निर्भर करता है कि सामने वाला क्या है। आपके पास में क्या क्षमता है ये निर्भर करता है कि सामने वाले के पास में क्या क्षमता है। तो वो एक कंपैरेटिव और वो निरंतर है। निरंतर का मतलब आज आपके पास शक्ति है तो ऐसा नहीं कि उस शक्ति को आज आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर आपके पास में शक्ति है तो आपको शक्ति को मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरों की तुलना में उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगले ने शक्ति बढ़ाई तो आपको भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज वो कहता है। और फिर वो कहता है कि मनुष्य ऐसी वस्तु की इच्छा करते हैं जिसकी इच्छा अन्य को भी होती है इसीलिए मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और उनमें संघर्ष होता है। इसलिए लास्ट में कहता है कि इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था है वो युद्ध की अवस्था होती है। इसलिए प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पूरी बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि अब वो कह रहा है कि जो बात जहां से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो कहता है कि जो शक्ति है वो तुलनात्मक अवधारणा है और निरंतर आवश्यकता है। और चूंकि हर व्यक्ति शक्ति चाहता है ना, और हर व्यक्ति हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसी चीज की इच्छा रखता हो जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी चाहता है, तो ऐसे में उनके भीतर क्या क्वालिटीज आ जाती है। तो कहता है कि ऐसे में उनके भीतर जो है स्वार्थ आ जाता है और उनमें आपस में संघर्ष होता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य में स्वार्थ की प्रवृत्तियां होती हैं और मनुष्य में संघर्ष होता है। ठीक है, यानी वो सीधे तौर पे ये नहीं कहता कि मनुष्य स्वभावतः बुरा है। कहीं ना कहीं से उसका जो बुरा होना है हॉब्स के अनुसार, मैकियावेली तो कह देता है कि मनुष्य स्वभावतः बुरा है। हॉब्स ये नहीं कह रहा है। हॉब्स कह रहा है कि वो स्वभावतः बुरा नहीं है बल्कि वो सिचुएशनल बुरा है। वो ऐसी सिचुएशन में है
जिस सिचुएशन के कारण उसके भीतर स्वार्थ की प्रवृत्तियां हैं, या जिस सिचुएशन के कारण उसके उसमें आपस में संघर्ष होता है, क्योंकि संघर्ष होना वो स्वाभाविक हो जाता है। और खासतौर पे तब जबकि प्राकृतिक अवस्था है, स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर कहने का उसका जो आशय है, एक ऐसी अवस्था जिसमें न समाज है, जिसमें न राज्य है, जिसमें न सरकार है। तो अगर न समाज है, न राज्य है, न सरकार है, मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है, उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहां मनुष्य एक दूसरे के तुलना में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते, वो उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं जिन चीजों की इच्छा दूसरे भी रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब उनको रोकने वाला कोई नहीं है, जब उनको व्यवस्था में रखने वाला कोई नहीं, वो एक ऐसा स्थिति की कल्पना करता है जिसमें कहता है कि जिसमें न समाज है, न राज्य है, न सरकार है, वो प्राकृतिक अवस्था है। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था होगी? वो युद्ध की अवस्था होगी। तो मैं समझता हूं कि यहां तक जो मैंने बात की वो बहुत क्रमबद्ध तरीके से बात की और आप उस बात को लॉजिकल समझ पाए होंगे। अब यहां से हम लोग बात करेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी सबसे पहले चर्चा होगी प्राकृतिक अवस्था की, यानी जहां पे हमने अभी लाके खत्म किया है, और वहां से उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत शुरू होगा। तो उसमें वो क्या करेगा कि उसमें प्राकृतिक अवस्था की बात करेगा, फिर ये बताएगा कि किस तरीके से समझौता होता है और किस तरीके से राज्य, समाज और सरकार का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है, आपको उसी रूप में समझना होगा, और मैंने उसी तरीके से बातों को लिखा है जिस तरीके के आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो हॉब्स के बारे में अगर आप इतने सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए कल हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग जो है हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।